हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक विचारक से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, रूसो यहाँ से था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस से। रूसो आधुनिक युग का अत्यंत प्रतिभाशाली फ्रांसीसी दार्शनिक था। वह जेनेवा में पैदा हुआ, जहां उसके फ्रांसीसी पूर्वज 16वीं शताब्दी से बसे हुए थे। अगला प्रश्न है, लोकहित सिद्धांत रूसो ने इससे उधार लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉक से। लोकहित सिद्धांत रूसो ने लॉक से उधार लिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाजवाद का गिरगिट जैसा पंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैमजे मेयोर। रैमजे मेयोर ने समाजवाद को एक गिरगिट की तरह माना जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता है। CEM जोड़ ने समाजवाद के बारे में कहा, समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसे हर कोई पहन लेता है और इसीलिए अब उसकी शक्ल पहचानने में नहीं आती। अगला प्रश्न है, अधिकार को कानूनी सिद्धांत के समर्थन का श्रेय इसे जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन। अधिकारों के कानूनी या वैधानिक सिद्धांत का समर्थक ऑस्टिन प्रमुख रूप से है। इसके अन्य समर्थक बेंथम होलेड, सालमंडा है। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। यह अधिकारों को कृत्रिम मानता है तथा राज्य को अधिकारों का स्रोत मानता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अधिकार यह सामाजिक जीवन की वह शर्तें हैं कि जिनके बगैर कोई भी आदमी सामान्यतः अपने आप को अपने से बेहतर नहीं महसूस कर सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लास्की। अधिकार यह सामाजिक जीवन की वह शर्तें हैं कि जिनके बगैर कोई भी आदमी सामान्यतः अपने आप को अपने से बेहतर नहीं महसूस कर सकता। यह कथन लास्की का है। लास्की व्यक्ति के स्वतंत्रता व अधिकार का समर्थक है। वह मानता है कि व्यक्ति अधिकार के बिना अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, अधिकार का आर्थिक सिद्धांत इससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स से। अधिकार का आर्थिक सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। अतः कामगार वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्ग पूंजीपति वर्ग को परे हटाकर स्वयं सत्ता संभाल ले। अगला प्रश्न है, किसने जीवन, आज़ादी और संपत्ति को आदमी का अहस्तांतरित अधिकार माना?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉक ने। लॉक ने जीवन, आज़ादी और संपत्ति को व्यक्ति का अहस्तांतरित अधिकार माना है। उनके अनुसार ये अधिकार व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। इन अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संपत्ति यह अधिकार का स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेकियावेली। मेकियावेली के अनुसार संपत्ति अधिकार का स्रोत है। वह राजा को सलाह देता है कि कभी भी वह प्रजा की संपत्ति न छीने, क्योंकि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन जिसे संपत्ति दिया है उसे नहीं भूलता। अगला प्रश्न है, सभी संपत्ति चोरी है, यह अभिमत किसका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोधो का। सभी संपत्ति चोरी है यह कथन पियरे जोसेफ प्रोधो का है। प्रोधो ने अपनी विख्यात कृति व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 के अंतर्गत यह प्रसिद्ध सूक्ति प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारवादी शासकों द्वारा संपत्ति रखने के समर्थन में नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेटो। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को अर्थात दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए इनके द्वारा संपत्ति रखने का समर्थन नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सकारात्मक आज़ादी के पक्ष में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन। ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि अवसरों का होना है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य विचारक लास्की, हाबहाउस और मेकाइवर हैं। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जे.एस. मील। ऑन लिबर्टी जे.एस. मील की रचना है, जो 1859 में प्रकाशित हुई। मील की अन्य रचनाएं हैं द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आज़ादी नैतिक कानून पालन में ही शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पिनोजा। स्वतंत्रता नैतिक कानून के पालन में है, कथन स्पिनोजा का है। अर्थात अगर व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन नहीं करता तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गलती से लोकतंत्र का आलोचक बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉक। लॉक को गलती से लोकतंत्र का आलोचक बताया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिससे शासन को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है कि या कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैकफर्सन। सी.बी. मैकफर्सन सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है तो उसके लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसीलिए वे इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिससे शासन को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है या कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का प्रजापीड़न इस धारणा का किसने समर्थन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जे.एस. मील ने। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है जिसके आगे अल्पमत को झुकना पड़ता है। मील इस प्रकार के शासन की आलोचना करता है और कहता है कि विद्यमान शासन प्रणाली सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता, वरन यह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के बलशाली समर्थकों में से एक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंगेल्स। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के समर्थक। यह प्रणाली मूलतः श्रेणी समाजवादियों की देन है। श्रेणी समाजवादियों का मानना है कि निर्णय संस्थाओं में लोगों के अपने अपने विशेष आर्थिक और व्यावसायिक हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भूभागी आधार पर नहीं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर हेनरी मैन ने। लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ हो सकती है, यह कथन सर हेनरी मैन का है। हेनरी मैन 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश न्यायविद, कानूनी इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था। उसकी विशेष ख्याति का स्रोत है उसकी कृति एशियट लॉ, इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन टू मॉडल आइडियल। सर हेनरी मैन ने विकासवादी दृष्टिकोण से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केवल शिक्षितों को मतदान का अधिकार देने के पक्ष में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन को झूठा लोकतंत्र कहा। उसके अनुसार सच्चा लोकतंत्र वह है जिसमें बुद्धिमान और गूढ़ी व्यक्तियों को सम्मान किया जाना चाहिए और बहुल मतदान का समर्थन करते हुए पढ़े लिखे लोगों को 5 मत देने का समर्थन किया। मील महिला मताधिकार का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने अपनी पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व के अधिकार का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सरकार की सफलता इस पर निर्भर है, लोक राय कितने दर्जे से सशक्त, विकसित और प्रभावी है कि सरकार की करनी और नीतियों पर नियंत्रण कर सके। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गेटल ने। लोकतांत्रिक सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकमत कितने दर्जे से सशक्त, विकसित और प्रभावी है, जिससे कि वे सरकार की करनी और नीतियों पर नियंत्रण कर सके। ये कथन गेटल का है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य इसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ 18वीं शताब्दी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री, दार्शनिक और लेखक थे जिन्होंने व्यक्तिवाद का आर्थिक सिद्धांत दिया। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। स्मिथ ने वणिकवादियों के खिलाफ तर्क दिया। वणिकवादी जहां यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, वहीं स्मिथ ने लेज़े फेरे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका अर्थ है अहस्तक्षेप। स्मिथ का मानना था कि यदि राज्य लेज़े फेरे नीति का अनुसरण कर व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता तो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के संबल से वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग धंधे उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ते रहते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में व्यापक आर्थिक विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध बनाने के लिए आयात निर्यात की भी ज़रूरत है। दूसरा, जितना ज़्यादा श्रम का विभाजन होगा उतनी ही श्रम में कुशलता आएगी। श्रम की कीमत भी उसी के अनुसार तय होगी। स्मिथ का मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थव्यवस्था अपने संतुलन बिंदु को स्वयं प्राप्त कर लेगी। यह जितनी ज़्यादा खुली होगी उसमें आर्थिक गतिविधियां उतनी ही ज़्यादा होंगी और अर्थव्यवस्था उतनी ही जोर पकड़ेगी। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस जो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने पर एक शास्त्रीय प्रबंध है, इसने लिखी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ 18वीं शताब्दी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री, दार्शनिक और लेखक हैं, जिन्होंने व्यक्तिवाद का आर्थिक सिद्धांत दिया। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। स्मिथ ने वणिकवादियों के खिलाफ तर्क दिया। वणिकवादी जहां यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, वहीं स्मिथ ने लेजिस फेरे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका अर्थ है अहस्तक्षेप, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। स्मिथ का मानना था कि यदि राज्य लेजिस फेरे नीति का अनुसरण कर वैयक्तिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, तो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के संबल से वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग धंधे उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ते रहते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में व्यापक आर्थिक विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध बनाने के लिए आयात निर्यात की भी ज़रूरत होती है। दूसरा, जितना ज़्यादा श्रम का विभाजन होगा, उतना ही श्रम में कुशलता आएगी। श्रम की कीमत भी उसी के अनुसार तय होगी। स्मिथ का मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थव्यवस्था अपने संतुलन बिंदु को स्वयं प्राप्त कर लेगी। यह जितनी ज़्यादा खुली होगी, उसमें आर्थिक गतिविधियां उतनी ही ज़्यादा होंगी और अर्थव्यवस्था उतनी ही जोर पकड़ेगी। अगला प्रश्न है, उदारवाद को 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय इसको जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। उदारवाद को 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। यद्यपि स्पेंसर एक जीवशास्त्री वैज्ञानिक था और उसके द्वारा सामाजिक सावयव की धारणा का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों और राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में उसकी विचारधारा व्यक्तिवादी है। अगला प्रश्न है, उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर इसका असर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बर्नार्ड बोसनक्वेस्ट का। उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर बर्नार्ड बोशांके का असर था। अंग्रेज आदर्शवादियों में ग्रीन तथा ब्रेडले के बाद बर्नार्ड बोशांके का नाम आता है। बोशांके के दार्शनिक विचारों पर प्लेटो, कांट, हीगल, रूसो और ग्रीन के दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ा। इसके संबंध में यह ठीक ही कहा जाता है कि बोशांके अपना दर्शन रूसो तथा ग्रीन से प्रारंभ करता है तथा हीगल से उसकी चरम परिणति होती है। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद, जो उदारवाद का और एक सिद्धांत है, का संबंध इस नाम से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंथम। उपयोगितावाद मूलतः एक अंग्रेजी विचारधारा है। यह उदारवाद का ही रूप है। इस विचारधारा के प्रतिपादक मुख्य रूप से जर्मी बेंथम हैं। अन्य उपयोगितावादी विचारक जेम्स मिल, जे.एस. मिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण हिमायक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्राहम वालास। आधुनिक व्यक्तिवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण हिमायक या समर्थक ग्राहम वालास है। इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में राजनीति में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया। अन्य आधुनिक व्यक्तिवादी विचारक नॉर्मन एंजेल, मिस फॉलेट हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स यहाँ से था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी से। कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था, जिसे आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है। मार्क्स का जन्म पश्चिमी प्रसा में यहूदी माता पिता से हुआ। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग विभेद इस पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिकूल हित। मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग विभेद प्रतिकूल हित पर आधारित है, जो उत्पादन संबंध पर आधारित थे, जो इस प्रकार हैं। उत्पादन संबंध, सामाजिक विन्यास और परस्पर विरोधी वर्ग। सामाजिक विन्यास में दास प्रथा समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज है। परस्पर विरोधी वर्ग में स्वामी दास, जमींदार किसान और पूंजीपति और कामगार हैं।
अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार माल का मूल्य यह निर्धारित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मजदूर। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन किया। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की विवेचना की दृष्टि से विनिमय मूल्य का ही महत्व है। सभी वस्तुएं बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कोई सामान्य तत्व अवश्य है जो इन सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है। यह तत्व श्रम भी हो सकता है जो सभी वस्तुओं में न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। अतः किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मजदूरों के श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में इस कारण क्रांति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है और नहीं है इनके बीच के बढ़ते विरोध से। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में संपत्ति के सभी साधनों पर बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है, जबकि मजदूरों के पास कुछ भी नहीं है, जिसके कारण इस व्यवस्था में क्रांति होती है। यह व्यवस्था है, एक वर्ग के पास अत्यधिक संपत्ति नहीं है, दूसरे वर्ग के पास कुछ भी नहीं। इन्हीं असमानताओं के विरुद्ध क्रांति होती है। मार्क्स स्वयं कहता है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने बताया कि कम्युनिस्ट समाज में, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्यम वर्गीय और श्रमजीवियों के बीच का विभेद नहीं होगा। मार्क्स का साम्यवादी समाज वर्ग विहीन समाज होगा, जिसमें ना ही कोई वर्ग होगा, ना ही किसी के बीच उच्च व निम्न की भावना होगी। मध्यम वर्ग और श्रमजीवियों के बीच का विभेद नहीं होगा। सभी वस्तुओं पर सबका अधिकार होगा। जहां समाजवाद में व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करेगा व कार्य के अनुसार प्राप्त करेगा, वहीं साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स पर जिन दो लोगों ने अत्यधिक असर डाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेगल और फ्यूरबक ने। मार्क्स के जीवन पर हेगल के द्वंद्ववाद व फायरबाख के भौतिकवाद का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। द्वंद्ववाद को हीगल से लिया गया और कहता है, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को शीर्षासन से हटा पैरों के बल खड़ा कर दिया। भौतिकवाद फायरबाख से। फायरबाख का भौतिकवाद भद्दा भौतिकवाद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कल्पना मार्क्स ने हेगल से उधार ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति की कल्पना मार्क्स ने हेगल से उधार ली। हेगल ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग यह संकेत देने के लिए किया कि चिंतन की प्रक्रिया में उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किस तार्किक प्रतिमान का प्रयोग करना चाहिए। हेगल के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया में सबसे पहले दो परस्पर विरोधी विचार सामने आते हैं। इनके टकराव से इनके कुछ असत्य अंश नष्ट हो जाते हैं और बचे हुए अंश आपस में जुड़ जाते हैं। यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक वह परम सत्य के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, फासीवाद का प्रमुख हिमायत था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुसोलिनी। फासीवाद का आंग्ल पर्यायवाची फासिज्म इटालियन भाषा के फासियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ इटालियन भाषा में लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ या कुल्हाड़ी होता है। फासीवाद का प्रमुख प्रणेता मुसोलिनी है और फासीवाद मुसोलिनी द्वारा अपनाया गया सिद्धांत और व्यवहार है। प्राचीन काल में रोम का राज चिन्ह फासियो ही था, जिसमें लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ राष्ट्रीय एकता की व कुल्हाड़ी शक्ति का द्योतक मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, मार्क्स का विकास सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह आर्थिक सामाजिक राजनीतिक घटकों का मिश्रण था।
विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटकों का मिश्रण था। मार्क्सवाद मजदूर वर्ग का राजनीतिक दर्शन है, जैसे उदारवाद पूंजीवाद वर्ग का राजनीतिक दर्शन है। यह सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार सारा विकास विरोधियों के बीच संघर्ष का परिणाम होता है और उन कारणों से होता है जो आर्थिक है। उत्पादन की नई पद्धति में उत्पादन के संबंधों और उत्पादक ताकत दोनों के गुण होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास की यह व्यवस्था उच्चतर है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार जमा की गई पूंजी का विकास के लिए योगदान तभी मुमकिन होता है जब होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मजदूरी में कमी। मार्क्स के अनुसार जमा की गई पूंजी का विकास के लिए योगदान तभी मुमकिन है जब मजदूरी में कमी आएगी, क्योंकि पूंजी अगर किसी एक वर्ग के हित में इकट्ठा हो और दूसरा वर्ग मजदूरी के लिए विवश हो तो ऐसे जमा की गई पूंजी का कोई औचित्य नहीं है। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य साम्यवाद की स्थापना करना है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करे। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, रूसो ने सबसे पहले जनरल विल की अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान में लिखा था। दूसरा है, वह जोर देकर कहते हैं कि जनरल विल की व्यापकता संख्या की बात नहीं है, जितनी कि आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की है। तीसरा है, जनरल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल के सहभागी बनाकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को समेट लिया। चौथा है, उन्होंने जोर देकर कहा कि जनरल विल हमेशा जनता की भलाई के लिए होती है और स्वार्थ की इच्छा से अलग होती है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है, स्वार्थपूर्ण इच्छा और समुदाय के कल्याण की इच्छा। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा है, अतः सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है, अर्थात सामान्य इच्छा एक गुणात्मक इच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पेनोप्टिकन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल फूको ने। जर्मी बेंथम उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। बेंथम सुधार संबंधी नीतियों के लिए विख्यात हैं। पेनोप्टिकन उनकी इसी नीति का एक अंग है, जो बेंथम के 18वीं शताब्दी में अभिकल्पित एक प्रकार का संस्थानिक भवन है। पेन का अर्थ है सर्व और ऑप्टिकन का मतलब है नज़र रखने वाला। इसके माध्यम से बेंथम का उद्देश्य पागलों और कैदियों की निगरानी करना था। माइकल फूको ने इसे शक्ति की एक नई तकनीकी का श्रेय दिया। जर्मी बेंथम ने अपनी जेल सुधार योजना के अंतर्गत एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसके तहत कैदियों की प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र और नियंत्रण रखा जा सकता था, जो पेनऑप्टिकन के नाम से जानी जाती थी। फूकोल्ट अपनी पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश में अपने नागरिकों को अधीन करने वाले अनुशासनात्मक समाजों की प्रवृत्ति को चित्रित करने के तरीके के रूप में पेनोप्टिकन का इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता है जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा स्थापित राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। इसके अलावा कौटिल्य राज्य की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता है, परंतु कल्याणकारी विचार रखने के कारण यह आम जनता का विशेष शुभ चिंतक है। इसी कारण वह आपातकाल
की स्थिति में भी जनता के सुख का ध्यान रखता है। जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है, राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता है जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।